हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है प्रोडक्ट मेथड से संबंधित चीज़ों को समझने की। इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कैसे जीडीपी निकाली जाए कि उसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो बहुत आसान है। और इस चैप्टर के जितने भी पुराने वीडियोस थे उन सबको अगर आपने ठीक से देखा हुआ है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको नेशनल इनकम बहुत बार आती है। जो लोग मेरा तो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है और हम लोग बहुत बार रिपीट करते हैं और कई लोग बाद में भी कंफ्यूज होते रहते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया तो फिर आपको आगे भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसलिए मेरा बहुत सारे लोगों से सजेशन है, रिक्वेस्ट भी है स्टूडेंट्स से कि आप लोग सारे वीडियोस को एक एक करके देखें। जहां पर डाउट आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में लेकर के बताएं। जो भी रेलिवेंट डाउट्स आते हैं मैं हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। कभी टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां से हम लोगों ने डिस्कशन छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अपना वही चैप्टर सेकंड चल रहा है, राष्ट्रीय आय का आकलन। इसी में हमारा जो माल सूची की बात हम लोगों ने की थी, इन्वेंट्री की, इसमें जो परिवर्तन होता है ना, वो अगर सकारात्मक है तो उसको बोल देंगे इन्वेस्टमेंट हुआ, और अगर कम हो जाती है माल सूची, इन्वेंट्री कम हो जाती है, तो उसको बोल देते हैं डीक्यूमुलेट हो गई है, एक तरह का विनिवेश हो गया। विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें जो परिवर्तन है वो नियोजित भी हो सकता है और अनियोजित भी हो सकता है। नियोजित मतलब प्लान भी हो सकता है और अनियोजित मतलब अनप्लान्ड भी हो सकता है। ठीक, जैसे आपकी दुकान है, आपने दुकान में सोचा, सॉरी ये कट कर देना, आपने दुकान में ये सोचा कि मान लीजिए आपके पास पहले से 5 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है, ठीक, और आपने ये सोचा कि आपको इस साल के अंत तक ऐसा करना है कि साल के अंत में 4 लाख का ही सामान बचे। तो आपने एस्टिमेट ये लगाया कि भाई 10 लाख रुपए का सामान आपके यहां पर बिक जाता है। कितने का बिक जाता है? 10 लाख का। तो आपने आगे 9 लाख का ही सामान खरीदा इस साल। तो आपने 9 लाख का सामान खरीदा, 5 लाख आपके पास पहले से था, तो कुल मिलाकर सामान 14 लाख का हो गया था। लेकिन 10 लाख का बिक गया तो बचा कितने का? 4 लाख का। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तो जो 4 लाख आपने पहले से प्लान किया हुआ था कि आपकी इन्वेंट्री, आपकी माल सूची इतनी रह जानी चाहिए, उतनी ही रह गई, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जो भी नियोजित थी, पहले से प्लान थी, तो वो नियोजित माल सूची में जो परिवर्तन है वो नियोजित था। अनप्लान्ड हो गया, आपने सोचा कि 10 लाख का सामान बिकेगा, बिका 10 लाख का बिका ही नहीं, 7 ही लाख का बिका। आपने 9 लाख का सामान खरीद लिया, तो 14 लाख में से 7 लाख चले गए तो 7 लाख रह गया। तो आपने प्लान किया था 4 लाख के, लेकिन 7 लाख का हो गया। तो ये क्या हो गया? ये अनियोजित हो गया, ठीक है, अनप्लान्ड हो गया। इतनी सी चीज है, ठीक। दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो माल सूची में अनियोजित परिवर्तन हो सकता है और माल सूची का अनियोजित संचय कब हो जाएगा? जब बढ़ गई है। जैसे मैंने आपको बताया 4 लाख करना चाह रहे थे, हो गया 7 लाख, तो आपकी इन्वेंट्री ज्यादा हो गई। उल्टा भी हो सकता है, आपने सोचा था कि 5 लाख का, ऐसे समझ लीजिए 5 लाख का आपके पास सामान पहले से था, आपने सोचा कि 10 लाख का सामान बिकेगा, 9 लाख का और खरीद लेते हैं, 4 लाख की आपको इन्वेंट्री बचा के रखनी है, लेकिन बिक गया 12 लाख का, तो आपके पास सिर्फ 2 लाख की सामान बचा। तो 2 लाख का जब सामान बचा तो क्या बोल जाएंगे? संचय नहीं हुआ, वहां पर अब संचय हो जाएगा, डिक्यूमुलेशन हो जाएगा। किसका? जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसका। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो एकदम बेसिक चीज है। अब इसका डायरेक्टली कोई लेना देना जीपीएस से सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया। अच्छा, अब ये सोचिए कि माल सूची में जो नियोजित संचय है या अपसंचय है, उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? हम लोगों ने भी डिस्कस कर ही लिया कि आप प्लान करके कर रहे हो, उतना ही चीजें आ रही है तो वो नियोजित हो गया, ठीक। इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या आ गया? माल सूची में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने इन्वेंट्री को इतना डिस्कस किया है, क्यों किया है? क्योंकि इस वाले एंगल से भी हम लोग जीवीए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम आईवी फर्म, आईवी का मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब है? 7वीं लिखते हैं ऐसे, 11वीं, 1025वीं लिखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो ऐसे ये जो 1025 है, 7 है, 11 है, ये तो अचर है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर हमें कांस्टेंट नहीं पता, ठीक है, मतलब हमने इसको एक चर बना दिया कि आईवी बोले, ठीक है, कोई भी संख्या है, आई मतलब कोई संख्या है, इसको डरने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। तो आईवी जो फर्म है, ठीक है, 5वीं भी हो सकती है, 1000वीं भी हो सकती है, उस फर्म के लिए अगर हम बोलेंगे कि सकल मूल्य वर्धित क्या होगा, तो हम कैसे लिख पाएंगे? तो अब हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन पर आ जाते हैं किसी एक फर्म के लिए, और वो कौन सी फर्म? पहली नहीं है, दूसरी नहीं है, आईवी है। आईवी का मतलब समझ रहे हैं? कोई संख्या है, ठीक है। मान लीजिए एक देश में 100 फर्म्स है, मान लेते हैं 100 है,
तो हम लोग 75वीं फर्म की अगर बात करें तो लिख देंगे 75वीं। अब वो 75वीं है कि 74वीं है, कोई भी संख्या अगर आ सकती है तो हमें वहां पर एक चर लेकर के आना पड़ेगा। तो वो चर हम लोग ट्रेडिशनली आई यूज करते हैं, हमारी परंपरा है कि हम आई लिखते हैं। इसकी जगह आप एक्सवी भी लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, लेकिन हम लोग आई ट्रेडिशनली यूज करते हैं तो आई लिख दो। तो इसको देख करके डरने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है हम आई वी ऐसे होगा, ठीक है। ठीक, आईवी फर्म का सकल घरेलू जो सकल मूल्यवर्धित जो मान है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है आईवी का। अब यहाँ पे नेट नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन को घटा नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ह्रास को नहीं घटा रहे हैं, हम ग्रॉस ही निकाल रहे हैं, हम सकल ही निकाल रहे हैं। सकल मतलब क्या होता है? ग्रॉस। तो सकल मूल्यवर्धित इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं? GVAI क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड आई, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये जो आई है ये एक्चुअली सफिक्स में आता है, यहां पर पूरी तरह से सही नहीं लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्म आई के द्वारा उत्पादित निर्गत का सकल मूल्य जो आपने बनाया है, फर्म आई के द्वारा उत्पादित निर्गत यानी कि जो भी आपने आउटपुट बनाया है वो, तो आपका आउटपुट आ गया, उसका टोटल वैल्यू माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। ये तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में देख लिया था। तो आपको हम लोग इतनी सारी चीजें बीच में पढ़ी, वो क्यों पढ़ी है? क्यों? क्योंकि इसी में अगर आपको फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गत को सीधे सीधे नहीं दे रखा है, इसकी जगह आपको दे रखा है कि इन्वेंट्री कितने की आई थी, बिक्री कितने की हुई थी, तब भी आप ये चीज निकाल सकते हो। तो आप जीवीए उन सारी चीजों को अगर आपने समझ लिया है तो आपको कुछ भी दिया जाएगा उनमें से, तब भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल फॉर्म में है। एकदम सिंपल फॉर्म में क्या क्या है भाई? जिसका भी वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे होते थे, हम लोगों ने क्या किया था एकदम स्टार्टिंग में, याद करिए ब्रेड वाला एग्जांपल। ब्रेड वाला एग्जांपल में क्या था? 200 रुपए का उसने बनाया था, तो उत्पादित निर्गत का सकल मूल्य क्या हो गया? ब्रेड का टोटल मूल्य कितना था? 200 रुपए। और उसमें इन्वेंट्री कितने की थी, इंटरमीडिएट गुड्स कितने के थे, जो मध्यवर्ती वस्तुएं थी, वो 50 रुपए का गेहूं था, तो उसको हम लोग 50 को हटा दिया था। यही हमारे आया था कि नहीं आया था? पिछले से पिछले वीडियो को याद करिए, 150 रुपए क्या आ गया था? ये 150 रुपए हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड आया था। इसी को हम लोगों ने क्या यहाँ पर लिख दिया? क्यू आई। क्यू क्या हो गया? क्वांटिटी कितनी बनाई। आई मतलब क्या है? आईवी फर्म ने जो क्वांटिटी बनाई उसका क्या निर्गत मूल्य है, और उसमें से हम लोगों ने जो इंटरमीडिएट वस्तुएं यूज की हैं आई फर्म ने, आई मतलब 15वीं या 25वीं कोई भी संख्या हो सकती है, वो कितना है? तो ये हमारी जो आईवी फर्म है उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन आ गया। क्या आ गया? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक। अच्छा, इंग्लिश में लिख दिया है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द आईएथ फर्म इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म आई, और इसको हम लोग क्यू आई बोल दे रहे हैं, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म आई, ठीक है। ये कौन सी फर्म है? ये भी आई है, और इसको हम लोगों ने जेड आई बोल दिया है। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा? GVAI से आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि GVAI क्या हो जाएगा? QI माइनस ZI। भाई आप वैल्यू एडिशन निकाल लो, जितना आपका निर्गत है उसका मान, उसमें से जो आपने मध्यवर्ती वस्तुएं थे उनको घटा दिया, तो ये आपका मान वैल्यू एडिशन जो था ग्रॉस वो आ गया। अब इसी में ये जो मान है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उत्पादित निर्गत वस्तुओं को किस तरह से लिखा सकता है? फर्म की बिक्री का कुल मूल्य। यहां पर आपको क्या दे रखा है? बिक्री दे रखी है, सेल्स की बात आ गई। इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, प्लस माल सूची में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जो QI है वास्तव में वो क्या होता है? इन दोनों को मिलाकर के तो आ जाता है, इन दोनों को मिलाकर के QI आ जाता है। तो आपने यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के प्लस करके लिख दिया, माइनस ये तो वही है मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, तो घटा दिया। तो यहाँ पर आपने VI प्लस माल सूची में जो परिवर्तन का मूल्य उसको हम लोगों ने AI से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो AI और ZI, तो आप अभी मैंने आपको बताया था क्या लिखा हुआ था? GVAI को मैंने लिखा था QI माइनस ZI। अब जो QI है वो जो निर्गत है, आउटपुट है, उसका वैल्यू है, उसी को आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो? हम लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है? पहले तो आपका बिक्री हो गई, तो बिक्री को इन्होंने VI लिखा हुआ है, VI प्लस क्या है? माल सूची परिवर्तन, उसको हम लोगों ने AI लिखा हुआ है। तो VI प्लस AI जो है वास्तव में कुछ नहीं है, QI के बराबर ही है। तो QI की जगह VI प्लस AI लिख दो तो क्या दिक्कत है? माइनस ZI, ठीक। तो अगर आपको ये चीज दे रखी है तो आप ऐसे करके निकाल लोगे, अगर आपको सीधे सीधे दे रखा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बस ये चीज है, इसमें कोई डरने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, यही इसी को इंग्लिश में लिख दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो लिखा हुआ है उसको तीन कर दिया। फर्म की बिक्री में घरेलू क्रेताओं को की गई बिक्री ही नहीं बल्कि विदेशी क्रेताओं को की गई बिक्री भी शामिल होती है। मतलब क्या हुआ? आप जो सामान बेच रहे हो, कहां पर आपने बेचा? फर्म की बिक्री का कुल मूल्य। आपने सामान बनाया कितने रुपए का? 1000 रुपए का, ठीक है। प्रोडक्शन आपने किया 1000 रुपए का। अब 1000 में 800 रुपए का सामान बिका, लेकिन इस 800 में 500 रुपए तो आपका देश के अंदर बिक गया, 300 रुपए आपने एक्सपोर्ट कर दिया, निर्यात कर दिया। तो ये जो 300 रुपए है ये तो बिक्री में ही है ना, भले ही विदेशियों को किया। तो यहां पर ये जो बना है देश के अंदर बना है, लेकिन बिका तो बाहर भी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि घरेलू क्रेताओं को ही की गई बिक्री नहीं होती है, अगर आपने विदेशी क्रेताओं को, जो बाहर के लोग आपका सामान खरीद रहे हैं, उनको भी आपने शामिल किया हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक। अच्छा, तो ये समझ लीजिएगा। अभी क्या हुआ?
फर्म आई का निवल मूल्य वर्धित, सॉरी निवल में क्या होता था, नेट में हम लोग करते थे डेप्रिसिएशन को घटा देते थे, ह्रास को घटा देते थे। तो फर्म आई का हम लोगों ने अगर घटा देंगे तो निकालेंगे जो भी ह्रास हो रहा है। ह्रास क्या होता है, जो भी फिक्स्ड कैपिटल है उसमें जो जो चीजों का उपभोग हो रहा होता है, जैसे कोई मशीन उसको पुराना मान लेते हैं, उसी को ह्रास पढ़ते हैं हम लोग, कितनी बार बात कर चुके हैं। तो अगर उसको घटा दोगे तो हमें निवल मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नेट वैल्यू एडिशन। लेकिन नेट को हम लोग सिर्फ ऐसे निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन में नेट नहीं निकालते हैं, हम लोग ग्रॉस ही निकालते हैं, सकल ही निकालते हैं। तो हमें जीवीएआई को ही जोड़ना होता है। लेकिन अगर आपसे नेट पूछा जाएगा तो हम जीवीएआई वास्तव में कैसे लिखा होगा, जीवीए और ये सफिक्स में आएगा, ऐसे छोटा सा लिख देते हैं। यहाँ पर पूरा पूरा लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक, वो इसको ठीक करना चाहिए था। एनीवेज, डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्म, डीआई को आप घटाओगे तो आपको नेट मिल जाएगा, निवल मिल जाएगा। अच्छा, यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट भी, सबसे आसान भी है। क्या हुआ इसमें, जीवीएआई क्या है, कोई एक ऐसी आईवी फर्म थी जिसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन था, जिसका सकल मूल्य वर्धित था। आपने सारी फर्म्स मिला ली, मान लीजिए किसी एक अर्थव्यवस्था में 10 फर्म्स हैं, तो पहली का जीवीए कितना था, तो आपने लिखा GVA1 जो भी था, उसमें आपने GVA2 जोड़ दिया, दूसरे वाले का भी जोड़ दिया, ऐसे जोड़ते 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 10 का जोड़ दिया। और अगर अर्थव्यवस्था में 10 ही फर्म्स हैं तो इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी प्रोडक्ट मेथड से। यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यदि हम एक वर्ष में, क्योंकि एक वर्ष हम लोग स्टैंडर्ड टाइम पीरियड मान करके चलते हैं जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित, ये मूल्य वर्धित लिखा हुआ है, ये मूल्य वर्धित होगा, ठीक है, ये मूल्य वर्धित होगा, यह मूल्य वर्धित नहीं होगा, का योग निकालें तो हमें वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त परिमाण का मूल्य प्राप्त होगा। इस प्रकार का आकलन सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो हम लोगों ने जीडीपी निकालना एक तरीके से देख लिया, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, राष्ट्रीय आय का आकलन। अब हम लोगों ने जाकर के हमारे 11-12 वीडियोस आ गए, तब आपने जाकर के यहाँ पर किया, लेकिन सारी चीजें क्लियर हो गई अपने को, और वो भी एक मेथड से किया। अभी 2 मेथड से हम लोग और करेंगे। इसी को क्या होता है, आपको कभी कभी ऐसे पूछ रहा हूं ऐसे कि यार नेट ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता है क्या, सोचो डेप्रिसिएशन तो हो रहा है, सड़क पुरानी हो रही है, तो नेट कितनी वेल्थ अगर जनरेट करने की बात की जाएगी तो नेट की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप सोच के बताइएगा। बाकी दूसरा प्रश्न आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो मूल्य ह्रास है, कोई डेप्रिसिएशन का कुछ ऐसा फिक्स रेट है क्या, कि हम लोग जो भी बना रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज का डेप्रिसिएशन हो ही रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसा एवरेज कोई रेट है क्या? तो इसको लेकर के भी अलग से बात करूंगा। आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। बाकी हम लोगों ने जहां पर चीजें छोड़ी हैं उसी को थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर भी 1-2 चीजें ऐसे साइंस आते हैं जिसको देख करके बच्चे डर जाते हैं। देखना, डरने की जरूरत नहीं है। मान लो x1 है 200, x2 है 250, x3 है 300, और आपसे पूछ लिया गया कि x1 + x2 + x3 कितना होगा, तो आप लोग एकदम फटाक से खुश होकर के बहुत आराम से लिख दोगे, सीधे सीधे कितना लिख दो, 3 तो 5 7 750 लिख दिया, ठीक है, नाचने लगे। लेकिन उसके बाद से कभी किसी ने ऐसे लिख दिया, सिग्मा बना दिया, I = 1 लिख दिया, 3 तक जाना है, xi लिख दिया, ये बराबर क्या, इसको देकर के कुछ लोगों को अटैक पड़ जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है भाई, i = 1 है, यहां पर क्या लिखा हुआ है xi, तो i आपने 1 डाला, तो ये x में i की जगह 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन i 1 से कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो आप क्या करोगे, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, तो आपने अपना भी प्लस लगा दिया, फिर i को आपने 1 से बढ़ाया तो कितना हो गया, 2, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, 3 तक जा सकते हो, तो 3 तो अभी भी जा सकते हो, तो आपने क्या लिखा, फिर x3 लिखा। अब आप 4 पे जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि 3 तक ही जाना है, तो जब 3 तक ही जाना है तो 4 पे तो जा नहीं सकते हो। ये क्या है, ये तो आप निकाल ही चुके हो, तो आपको आता सब कुछ है, लेकिन कभी कभी हमें अलग तरह के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं ना, तो उससे 2 लोग डर जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा के फॉर्म में ही हमारी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए इस तरह से बताया। तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने ये लिखा, तो सिग्मा i = 1 से 3 तक जा रहा है, और इसमें वही है कि इंटीजर्स ही लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेते हैं, मैं आपको कभी मैथ्स में पढ़ाऊंगा, तो ये 750 आपको निकल करके आ गया। तो इसको देख करके डरना नहीं है, मेरी बात ये है। अब यही आपको जो जीवीए था, मैंने आपको बताया था ना कि जीवीए में अगर आप 10 कंपनीज हैं, 10 फर्म्स काम कर रही हैं, तो आप सबको जोड़ते जाओगे 10 तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम सिग्मा वाले फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दिया, i = 1 से लेकर के 10 तक GVAI। अच्छा, अभी सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी अर्थव्यवस्था में क्या 10 ही कंपनीज होंगी, आपको नहीं बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या मुझे पता है, नहीं पता हो सकता, तो वहां पर भी हम लोग 10 की जगह कुछ और संख्या लिख देते हैं, कोई चर लिख देते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा i = 1 से n तक, n कोई संख्या है वहां तक जाएगा, और वहां तक क्या हो जाएगा, GV ग्रॉस वैल्यू एडिशन
ith फर्म का, यही आपका क्या आ गया, जीडीपी निकल कर क्या आ गया, प्रोडक्ट मेथड से, उत्पाद विधि से। आगे बात समझ में, तो यही लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है, यदि अर्थव्यवस्था में n फर्म हो, कितनी हो n, और प्रत्येक को 1 से n संख्या में लिखा जाए तो जीडीपी क्या हो जाएगा, सम टोटल ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था में सारी फर्म है उनके ग्रॉस वैल्यू एडेड जो एड था उसको आपने जोड़ दिया, क्या कर दिया आपने, जो मूल्य वर्धित था सबका उसको जोड़ते चले गए, तो GVA1। अब वास्तव में ये सफिक्स में लिखना चाहिए, इसके लिए क्षमा करिए, ये ऊपर नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, GVA यहाँ पे 1, ठीक है, फिर GVA2 कितना है, 10 तक नहीं जाना है भैया, इस बार n है, तुम कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, AN, ठीक, ये n ऊपर नहीं आएगा, यहां पर नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको अलग से कर दिखा दिया। इसी को जो हम लोग अपना सिग्मा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया था, तो वैसे ही आपका लिखकर के आ जाएगा। यहां पर नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, आ जाएगा ऐसे, ओके, इसमें कौन सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका सिग्मा I = 1 से लेकर के n GVAI, ये आपका क्या हो गया, यही आपका जीडीपी हो गया। इसी को हम लोग अभी राष्ट्रीय आय मान करके चलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको कभी समझाऊंगा। अभी हमारे के लिए जीडीपी ही राष्ट्रीय आय मान रखा है, यहां पर हमारे आकर के पहला मेथड से हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की गणना कर ली। छोटी बात नहीं है, सोच लो कि देश में कितनी इनकम हो रही है, आप ये निकालना सीख चुके हो, कितनी बड़ी बात है, कितने लोगों को ये आता होगा ये सब, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड अभी बाकी है, इसको हम लोग आगे करेंगे, और चैप्टर हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लासेस में भी, हायर एजुकेशन में भी आपके लिए बहुत काम आएगा अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और कैसा लगा वीडियो, क्या चीजों की समस्या है वो भी लिखकर बताइएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।